कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो जावास्क्रिप्ट के जो आपको रिएक्ट सीखने से पहले आने चाहिए, जिनमें आपके पास वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स हो गए। ये तो आपको पता है, मैंडेटरी है, हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स हो गए, ये सारी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। आपको जो है ना डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे एरेज और ऑब्जेक्ट्स, बाकी आप भले ना पढ़ो, ट्री वगैरह, लिंक लिस्ट वगैरह आप ना पढ़ो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एरेज और ऑब्जेक्ट्स तो आने चाहिए। कितने लोग हैं जिनको एरेज और ऑब्जेक्ट्स नहीं आते? सबको आते हैं? एरेज आते हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं आते? जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़े? अच्छा, ठीक है। इसके अलावा आपको फंक्शंस आने चाहिए। फंक्शंस में भी आपको एरो फंक्शंस तो लाजमी आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको फंक्शंस भी आते हैं, जब भी आपका काम हो जाएगा, मतलब फंक्शंस, मैं वो वाले फंक्शंस कह रहा हूँ जो कीवर्ड से बनाता हूँ, फंक्शन के कीवर्ड से वो वाले फंक्शंस कह रहा हूँ। और एक टाइप होती है आपके पास एरो फंक्शंस, ठीक है। तो एरो फंक्शंस भी आपको आने चाहिए। आपको जो है ना डायनेमिक यानी कि पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज फंक्शंस का भी पता होना चाहिए। आपको ईएस मॉड्यूल्स का पता होना चाहिए। मॉड्यूल्स का किसी को पता है? मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट का, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसी को भी नहीं पता? चलो, पता है। हम बात कर रहे थे कि हमें रिएक्ट पढ़ने के लिए जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। मैंने आपको बताया वेरिएबल्स, डेटा टाइप, इसके बीच में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, ऑपरेटर्स, इफ कंडीशंस, लूप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए आपके। टर्नरी ऑपरेटर किस किस को आता है? सबको आना चाहिए। टर्नरी ऑपरेटर जाके सर्च कर लेना, ठीक है। अगर इफ एल्स आता है तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स आ गए आपके पास, फंक्शंस आ गए, एरो फंक्शंस आपको आने चाहिए। अगर नहीं आते तो अभी हम थोड़ा थोड़ा हर चीज का ओवरव्यू कर लेंगे, ताकि आपको एक दफा से रिवीजन हो जाए ES6 के कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। उसके बाद आपको मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, ठीक है। अब मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट समझाता हूँ ये क्या होती है, ठीक है। इसको चंक्स में हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू करने के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर, और इसको कोड में ओपन कर लेते हैं। एक फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ HTML की, ठीक है। डायरेक्टली मैं स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा, इंटरनल जावास्क्रिप्ट करूंगा। स्क्रिप्ट का टैग, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? हैंड रेस करो। मेमोरी, मेमोरी का एक पार्ट जहां पर आपको डेटा स्टोर करते हो, और उसके साथ आप वेरिएबल नाम का एक आइडेंटिफायर जो है ना डिफाइन करते हो, ताकि आप उस वैल्यू को उस मेमोरी से टारगेट कर सको। ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ना कि वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, तो वो कंटेनर क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ी सी मुझे इलॉजिकल डेफिनेशन लगती है मेरे अपने हिसाब से। आपको सही लगती है तो सही लगती होगी, लेकिन वेरिएबल्स जो है ना वो कंटेनर्स नहीं होते। कंटेनर बेसिकली जो आपका डेटा स्टोर कर रही होती है वो आपकी मेमोरी होती है, ठीक है। आपकी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। और सी सी पढ़ी है किसी ने? सी में कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स का, पढ़े पॉइंटर्स? ठीक है, तो पॉइंटर्स का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। जो आप डेटा मेमोरी में स्टोर करते हो, वो जो आइडेंटिफायर आप वेरिएबल के नाम पे डिफाइन करते हो जावास्क्रिप्ट या अदर लैंग्वेजेस के अंदर, तो वो मेमोरी में उस वैल्यू को टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि हम अपने जो वैल्यूज हैं उनको रीयूज कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ console.log, ठीक है, और इसमें मैं अपना नाम पुट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अगर 10 टाइम्स रिपीट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने कंसोल लॉग लगाया, उतने नंबर ऑफ टाइम्स मेरा नेम रिपीट होगा। अब फॉर एग्जांपल फ्यूचर में मुझे नाम चेंज करना था, अब जाके मुझे नाम इधर भी चेंज करना पड़ेगा, इधर भी चेंज करना पड़ेगा, इधर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जगह फिर हम वेरिएबल्स के यूज करते हैं। वेरिएबल्स डिफाइन करने के तीन वेज हैं, ठीक है। वेरिएबल्स की कोई टाइप्स नहीं होती, ये भी एक मिथ है, ठीक है। तो वेरिएबल्स डिफाइन करने के तीन वेज हैं। आपके पास तीन कीवर्ड्स आते हैं, लेट, var एंड const। अब इसके बीच का फर्क बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब आपको पता है, नहीं पता तो आपने सर्च करना है, ठीक है। हम लेट की कीवर्ड से, var की कीवर्ड से और const की कीवर्ड से, और इन तीनों के अलावा भी वेरिएबल बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। इसको ना भी यूज करो जब भी वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लेट करके एक वेरिएबल डिफाइन किया नेम नाम से, ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग तैयब स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि console.log की जगह जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ अपना नाम, तो अब मैंने अपने नाम का रेफरेंस दिया नेम में। किसमें दिया है? नेम में। तो मैं अब जो प्रिंट करूंगा वो नेम वेरिएबल को कर रहा हूँ। अब ये नेम वेरिएबल का रेफरेंस मैं कितनी ही बार दूं, अगर मैं जाके सिर्फ नेम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूंगा मेमोरी में, तो जहां जहां मैंने इस वेरिएबल का रेफरेंस दिया वहां वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ये यूज केस हो गया आपके वेरिएबल का।
वेरिएबल के बाद आपके पास डेटा टाइप्स आ जाती हैं। डेटा टाइप्स आपके पास दो टाइप्स की होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या नॉन प्रिमिटिव को हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी कहते हैं, ठीक है, या कंपोजिट डेटा टाइप्स भी कहते हैं। अब डेटा टाइप्स के अंदर आपके पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आ जाती हैं। अच्छा, डेटा टाइप क्यों जरूरी होती है? सवाल है, डेटा टाइप क्यों जरूरी होती है? देखो, इस दुनिया में हर चीज ना एक डेटा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपका जो आपसे बात कर रहा हूँ वो इन द फॉर्म ऑफ डेटा कर रहा हूँ, लेकिन ये वॉइस की फॉर्म के अंदर डेटा मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, ये आपके पास टिपिकल डेटा है, ठीक है। तो डेटा इज एवरीवेयर। अब हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि 2+2 क्या होता है, तो तुम क्या जवाब दोगे? 4। अब तुम्हें पता है कि 2+2 4 होता है, तुमने तो नहीं बोला ना 2+2 ये तुम्हारा नाम होता है। तुम्हारा नाम क्या है? यूनुस। इसने ये तो नहीं बोला 2+2 यूनुस होता है, क्योंकि इसके ब्रेन को पता है। हम ह्यूमन इतने स्मार्ट है कि हमें रिप्लाई किस डेटा के अंदर करना है ये हमें सोचना नहीं पड़ता। ये हमारा ब्रेन जो है ना ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है। लेकिन ये मशीन है, इसको हमें बताना होता है कि हम कौन सा डेटा इनपुट देना चाहते हैं और हम अपना आउटपुट किस डेटा की टाइप या किस डेटा की किस्म में लेना चाहते हैं। अच्छा, तो हम बात करते हैं डेटा टाइप की, ठीक है। इस मशीन को नहीं पता कि आपने किस डेटा की किस्म के अंदर इसको इनपुट दिया और आपको इससे किस किस्म में आउटपुट चाहिए, तो आपको ये बताना पड़ता है। अब जो टिपिकल डेटा टाइप्स आपके पास यूज हो रही होती है, तो आपके पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, उनमें आपके पास नंबर आ जाती है। दूसरी लैंग्वेजेस में हम इसको इंटीजर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी लैंग्वेजेस में आपको फ्लोट और डबल जैसी डेटा टाइप्स भी मिलेंगी, जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है। जिन नंबर्स में डेसिमल पॉइंट आता है उन्हें हम फ्लोट या डबल डेटा टाइप्स कहते हैं, ठीक है। अब फ्लोट और डबल का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होता। फ्लोट वैल्यूज भी नंबर में ही आती हैं, जावास्क्रिप्ट में फ्लोट वैल्यूज भी नंबर में ही आती हैं सर, ठीक है। तो इंटीजर या नंबर डेटा टाइप्स हम किनको कहते हैं? होल नंबर्स को, जो हमारे पास 2 3 4 ये हमारे जो होल नंबर्स होते हैं, या फिर आपके पास डेसिमल पॉइंट वैल्यूज भी किस में आ जाती हैं? नंबर डेटा टाइप में आ जाती हैं। मैं स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा हूँ? जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज के अंदर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद स्ट्रिंग आ जाता है। अब स्ट्रिंग के अंदर आप क्या क्या डेटा टाइप्स लिखोगे? देखो, स्ट्रिंग का ना बहुत सिंपल रूल है। बच्चों को स्ट्रिंग ज्यादातर समझ नहीं आती। अब वो कहते हैं कि सर आपने यहाँ पर नेम लिखा, ये भी तो अल्फाबेट्स में था, इसको आपने स्ट्रिंग में क्यों नहीं लिखा? ठीक है। हर वो चीज जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है और वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के अंदर है, किसमें? अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है या तो अल्फाबेट्स है या अल्फाबेट्स के साथ नंबर्स मिले हुए हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर्स, ये कहलाते हैं अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, उन्हें हम हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखेंगे, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे मैंने अपना नाम लिखा तैयब, तैयब आपके पास जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था, लेकिन जो मैंने आइडेंटिफायर नेम डिफाइन किया है ये एक वेरिएबल है, और वेरिएबल जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है जब भी मैंने इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखा। और स्ट्रिंग हमेशा स्टैटिक होते हैं, जैसे दिखाओगे वैसे ही प्रिंट होंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो चीज आपके पास लैंग्वेज का पार्ट नहीं है उसे आप किस में लिखोगे? स्ट्रिंग में। उन करेक्टर्स को जो अल्फा न्यूमेरिक यानी जो अल्फाबेट्स हैं उनके साथ नंबर्स आते हैं। अगर खाली नंबर्स है तो उन्हें आप इंडिपेंडेंटली बिना स्ट्रिंग के लिख सकते हो, वो इंटीजर डेटा टाइप कहलाएगी। बात समझ आ गई? उसके बाद आ गए आपके पास बूलियन। क्या आ जाती है? बूलियन डेटा टाइप क्या होती है भाई? ट्रू या फॉल्स, ठीक है। जब भी हमें कोई बात जो है ना प्रूफ करनी हो कि ये ट्रू है या फॉल्स, हम किसका यूज कर रहे होते हैं? बूलियन का। और बूलियन डेटा टाइप एक ऐसी डेटा टाइप है जो कि आपको हर दफा मिलेगी। हमेशा आप इफ कंडीशन लगाओगे, आप कोई रिलेशनल ऑपरेटर यूज करोगे, कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज करोगे, तो आपको ये डेटा टाइप हमेशा देखने को मिलेगी। इसके बगैर आप अपने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स नहीं चला सकते, ठीक है। अगर बूलियन डेटा टाइप ना होती तो इफ एल्स भी ना होता, टर्नरी ऑपरेटर भी ना होता, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी नहीं होते, ठीक है। तो अभी उनको भी देख लेंगे। इसके अलावा, इसके अलावा आई थिंक काफी है। बाकी सिंबल वगैरह है और नल अनडिफाइंड है, वो इतने मैटर नहीं करते। उसके बाद आपके पास डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि अच्छा, जितनी भी लैंग्वेजेस के अंदर ये आपके पास कंपोजिट डेटा टाइप्स होती है ना, ये डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। किस किसने डेटा स्ट्रक्चर्स एक्सप्लोर किए हुए हैं? डीएसए करके देखा कभी किसी ने? नहीं देखा? ये जो आपके पास एरेज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लिंक लिस्ट, ट्री और हैश लिंक लिस्ट और बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, ये बेसिकली आपका जो डेटा है ना, जो आप कोड कर रहे होते हो उसके अंदर जो आपका डेटा उसे ऑर्गेनाइज वे में एग्जीक्यूट करने के लिए, ऑर्गेनाइज वे में हैंडल करने के लिए यूज होते हैं। किस लिए यूज होते हैं?
हैंडल करने के लिए, और आपकी मेमोरी भी बचाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ इस तरह से ओवरव्यू दे सकता हूँ, मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, जो मोस्टली मोस्टली हर लैंग्वेज के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं वो है सबसे ज्यादा एरे। एरे सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है हर लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, बाकी जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो किसी ना किसी कंडीशन के बेस पे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट अलग है। अगर यहाँ पर किसी ने सेकंड सेमेस्टर में ऊप पढ़ी हो या थर्ड सेमेस्टर में ऊप पढ़ी हो तो उसे ऑब्जेक्ट्स का पता होगा कि ऑब्जेक्ट्स हमेशा क्लासेस के बनते हैं। ठीक है, वो एक रियल ऑब्जेक्ट होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? या इसका जो दूसरा नाम है क्या है? ऑब्जेक्ट लिटरल। क्या कहते हैं इसको? ठीक है, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं होता जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बनाया जाता है, वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये जावास्क्रिप्ट का स्पेशल सिंटैक्स ऑब्जेक्ट होता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा एरेस कैसे बनाते हैं? हम स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, ये एरे होता है। सिंपल, क्या होता है ये? एरे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वेरिएबल यूज कर रहे हो तो आप वेरिएबल में एट अ टाइम एक प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। क्या मैं इसके आगे कॉमा लगा के किसी और का नाम स्टोर कर सकता हूँ? नीचे कर लेते हैं इसको। मैंने यहाँ पर एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया अपना नाम। ठीक है, क्या मैं किसी और का नाम भी इसके साथ स्टोर कर सकता हूँ? अच्छा, अगर मैं तैयब के अंदर यहाँ लिख दूं यूनुस, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये सेपरेट नहीं रहा। अब एक ही स्ट्रिंग में दो नाम है, यानी कि ये एक सिंगल नाम है, एक सिंगल नाम है। अब यहाँ पर अगर मुझे इन्हें सेपरेट करना है तो इसके आगे मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद दोबारा स्ट्रिंग डालूंगा और फिर यहाँ लिख दूंगा मैं यूनुस। बात समझ आ रही है? लेकिन ये अभी एरर दे रहा है क्योंकि आप जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जैसे स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, इंटीजर हो गया, इनकी कलेक्शन आप एक वेरिएबल में डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। अब देखो मैंने कलेक्शन बना दिया, यहाँ पर एक स्ट्रिंग नहीं, कितने स्ट्रिंग्स हैं? दो। अब यहाँ पर जब आपको कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स या कलेक्शन ऑफ वैल्यूज स्टोर करनी हो तो हम यूज करते हैं एरेस का। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे कलेक्शन को एक एरे में रैप कर दूंगा और मेरा काम हो गया। मैंने अब एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल नेम स्टोर कर लिए। बात समझ आई? एरे समझ आया? ठीक है, अच्छा इसके अलावा ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं? अब एरे आपके पास जो है ना मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होता है इंडेक्स नंबर के ऊपर। किस पे? देखो पहले आपके पास सिंगल वैल्यू थी, अगर आप डेटा लिखते हो तो तैयब प्रिंट होता। अब आप डेटा लिखोगे तो दो नाम आ रहे हैं। अब आपको कोई सिंगल नाम चाहिए, आपको सिर्फ पूरे एरे में से यूनुस चाहिए, तो अब आप क्या करोगे? अब यहाँ इंडेक्सिंग का यूज करोगे। अच्छा, क्या इंडेक्सेस आपके एरे का पार्ट होता है? क्या इंडेक्सेस एरेस का पार्ट होते हैं? ये तुम लोगों का होमवर्क ही सही है, ये तुम लोगों ने पढ़ के आना है, इंडेक्सेस एरेस का पार्ट नहीं होते। ऐसा ही है? ठीक है, अब यहां पर अगर आपको यूनिट्स की वैल्यू एक्सेस करनी है, हमेशा जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज आपने एरे में रखी है, ठीक है, उसके जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं वो जीरो से होते हैं। कहां से होते हैं? जीरो से। ठीक है, और ये मेमोरी का जो है ना आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आप मेमोरी को सही से एक्सप्लोर करोगे आपको पता चलेगा किस तरह से मेमोरी में स्टोर होते हैं और इंडेक्सेस वहां क्रिएट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो तैयब इसका स्ट्रिंग है वो डेटा के वेरिएबल के अंदर जीरो इंडेक्स पर रखा हुआ है। तो सुनो, ठीक है, जो तैयब वैल्यू है वो इस एरे के जीरो इंडेक्स पर रखी है, और यूनिस जो है वो एंड सो ऑन इस तरह से आपके पास चलता रहता है। अगर मैं लॉग करूं डेटा को, किसको लॉग करूं? डेटा को, और अगर मैं इस फाइल को रन करूं तो यहां देखो आपके पास क्या प्रिंट हो गया? पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं वहीं पर डेटा के आगे एरे नोटेशन डाल के इसमें जीरो लिख दूं, तो अब मैं कह रहा हूं कि डेटा की जो फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू रखी हुई है वो मुझे प्रिंट करके दे दो। ठीक है, तो यहां से हम इसको रिपीट करते हैं तो अब आपके पास क्या प्रिंट हो गया? ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है वो आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके पास रिप्रेजेंट होता है, जैसे आपके पास आप एरे को रिप्रेजेंट करते हो स्क्वायर ब्रैकेट से, ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट होता है कर्ली ब्रैकेट से। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं होता ये। बात समझ आ रही है? ये ऑब्जेक्ट लिटरल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोग इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट कहते हैं, असली नाम इसका ऑब्जेक्ट लिटरल है, या इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये सिंटेक्स सिर्फ जावास्क्रिप्ट में होता है। पीएचपी पढ़ी है किसी ने? पीएचपी में ऐसा कॉन्सेप्ट किस में मिलता है? फॉर ईच के लूप में? फॉर ईच का लूप डेटा स्ट्रक्चर में कहां से आ गया? एसोसिएटिव एरेज में मिलता है। किस में मिलता है? एसोसिएटिव एरेज। अभी पढ़े नहीं है इसलिए तुम लोगों को पता नहीं। अब इसके अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं ये भी आपके पास कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर कराने के लिए काम आता है। बस इसमें और एरेज में फर्क होता है कि एरेज में आप इंडेक्सेस पे स्टोर कर रहे होते हो जिस पे आपको न्यूमेरिक सीक्वेंस पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर
एट, फॉर एग्जाम्पल एक एरे जिसमें 800 रिकॉर्ड्स हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं? 800 रिकॉर्ड्स हैं। अगर मुझे 713 रिकॉर्ड देखना है तो मैं इंडेक्स नंबर क्या लिखूंगा? 712। ठीक है, वहां पर मुझे न्यूमेरिक सीक्वेंस होना जरूरी है। लेकिन इसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो की और वैल्यू के पेयर में। किसमें? की और वैल्यू को, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप वैल्यू तो लिखोगे, जैसे आपने ऊपर तैयब लिखा, यहाँ पर आपने तैयब लिख दिया। बस आप इस दफा तैयब को एक की यानी कि एक आइडेंटिफायर असाइन कर दोगे। अब मुझे तैयब की वैल्यू प्रिंट करने के लिए जीरो इंडेक्स पता होना जरूरी नहीं है, मुझे ये पता होना जरूरी है कि मैं तैयब की वैल्यू किस आइडेंटिफायर से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। मैंने कहा लेट ओबीजे, है ना? ठीक है, अब चेक करते हैं किस तरह से मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लॉग किया और लॉग करने के बाद मैंने लिखा ओबीजे। अब जैसे एरे में से कोई वैल्यू निकालनी है तो एरे नोटेशन का यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। ऑब्जेक्ट में से कोई वैल्यू निकालनी होती है तो हम इस डॉट का यूज करते हैं। किसका? डॉट का। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉनकैटिनेट। पीएचपी नहीं चल रही है। इसको कहते हैं मेंबर एक्सेसर। क्या कहते हैं? मेंबर एक्सेसर। ये डॉट को क्या कहते हैं? डॉट नेट में भी इसको मेंबर एक्सेसर कहते हैं, सी शार्प में भी इसको मेंबर एक्सेसर कहते हैं। जो पीएचपी में मेंबर एक्सेसर होता है वो आपके पास ये वाला एरो का साइन होता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब ये आपके पास एक मेंबर एक्सेसर है। बेसिकली जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसके अंदर जो आप प्रॉपर्टीज रखते हो वो उस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स होते हैं। क्या होता है? आप कह रहे हो इस ऑब्जेक्ट का मुझे एक मेंबर एक्सेस करना है जिसका नाम क्या है? नेम नाम है। क्या नाम है? नेम। तो आपने कहा भाई ओबीजे डॉट मेंबर एक्सेसर को बुलाया कि भाई ओबीजे में से एक मेंबर एक्सेस करो जिसका नाम क्या है? नेम। अब क्या प्रिंट होगा? तैयब प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? देखो यहाँ पर तैयब प्रिंट हो गया। ठीक है, ऊपर वाला लॉग है ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स और एरेस का यूज करके अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट्स के अलावा आपको एरेस के अंदर एरे मेथड्स भी आने चाहिए। क्या आने चाहिए? एरे मेथड्स, स्पेशली फॉर ईच का एरे मेथड। आपके पास मैप हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये लिख लो। ये वाले मेथड्स आपको लाजमी आने चाहिए। फिल्टर हो गया। ठीक है, ये वाले एरे मेथड्स आपको लाजमी आने चाहिए। आपने जाके घर पे खुद से पढ़ने हैं, और अगर आपको रिसोर्स चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हो। ठीक है, इसमें किसी का कोई सवाल? पक्की बात है? फिल्टर ये नेसेसरी है, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन ये नेसेसरी है। रिएक्ट के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, खासकर मैप बहुत ज्यादा यूज होता है। फिल्टर भी बहुत ज्यादा यूज होता है कि अगर आपको कोई रिकॉर्ड एरे में से फिल्टर करना है तो फिर आप फिल्टर का यूज कर रहे हो तो। ठीक है, अच्छा, इफ कंडीशन, थोड़ा ऑपरेटर्स पे बात कर लेते हैं। आपके पास पहले टाइप ऑफ ऑपरेटर होती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि बेसिक मैथ्स के ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस के बाद एक्सपोनेंशियल। ठीक है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टेरिक होता है, एक्स का साइन यहाँ नहीं होता। डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश होता है। मॉड्यूलस होता है रिमाइंडर के लिए। और एक्सपोनेंशियल जो डबल स्टार होता है। एक्सपोनेंशियल किस किस को नहीं पता? एडिशन आपको पता है, दो नंबर्स के बीच लगाओगे। अच्छा, अब ऑपरेटर्स जब आप यूज कर रहे होते हो ना, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑपरेटर्स किन डेटा टाइप्स में वर्क करते हैं और इन द एंड रिजल्ट आपको किस डेटा टाइप में मिलेगा। बात समझ आ रही? अब एक प्लस का साइन है, ये आपको पता है नंबर्स पे लगेगा, ऐसा थोड़ी तैयब प्लस यूनुस, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो कॉन्केटेनेशन हो गई। तो एडिशन हमेशा किस पे लगती है? प्योर नंबर्स पे लगती है। मतलब कि ऑपरेटर्स अप्लाई भी नंबर्स पे होते हैं और रिजल्ट भी किस में देते हैं? इंटीजर में ही देते हैं। इनकी रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है। ठीक है, अब प्लस कर सकते हैं। सर हमने 2+2 किया तो आपके पास 2+2 4 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 ÷ 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 मॉड्यूलस 2 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 2 एक्सपोनेंशियल 2 क्या होगा? 2 एक्सपोनेंशियल 2 क्या होगा? बेसिकली ये होता है पावर निकालने के लिए। ठीक है, जो आप लिखते हो ना 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो उसके लिए आप यहाँ पर इस एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आप बेस लिखते हो और राइट हैंड साइड पे पावर लिखते हो। ठीक है, अगर आपको 2 की पावर 3 लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे 2 एक्सपोनेंशियल 3। तो आपके पास यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 8। ठीक है, अच्छा, डिवीजन और मॉड्यूलस में क्या फर्क है? दोनों में ही नंबर्स डिवाइड होते हैं। हाँ, एक रिमाइंडर होता है और एक क्वोशिएंट होता है।
ठीक है। बेसिकली जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल आपको को बोलता है कि आपको 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो आपने यहाँ पर लिखा 4 2, ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो गया, माइनस किया तो 0 बचा। कितना बचा? 0। ये जो आपने जिस नंबर से इस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड किया है, ये कहलाता है कोशेंट। क्या कहलाता है? कोशेंट। ठीक है। और जो इन दी एंड इन दोनों वैल्यूज को माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू नीचे बची, इसको कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। बेसिकली जो डिवीजन है और मॉड्यूलस है, वो दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको डिवीजन का साइन रिटर्न करता है कोशेंट, और मॉड्यूलस का साइन अगर आप लगाओगे तो आपको रिमाइंडर मिलता है, जो दो नंबर डिवाइड होने के बाद बचा है। बात समझ आ गई है? ठीक है। तो ये आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये आपको आपसे इंटीजर लेते हैं एटलीस्ट दो, और फिर आपको रिटर्न भी क्या करते हैं? इंटीजर। इसके बाद कौन से ऑपरेटर्स आ जाते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, जिनमें आपके पास ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, लेस देन इक्वल्स टू हो गया, और नॉट इक्वल्स टू हो गया, इक्वल टू हो गया। इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, डबल साइन होता है। ठीक है, मैच नहीं है ये, तो इक्वल्स टू आपके पास डबल। अच्छा, कुछ बच्चे इसको डबल इक्वल्स टू बोलते हैं, डबल इक्वल्स टू नहीं, इक्वल्स टू कहते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू आ जाता है फिर आपके पास, फिर नॉट स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू। बात समझ आ गई? तो ये आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जिनका यूज करके अब देखो ये रिलेशन डिफाइन करते हैं। ये क्यों यूज होते हैं? एटलीस्ट दो एंटिटीज या दो से ज्यादा एंटिटीज को कंपेयर करवाने के लिए। किस लिए? कंपेयर। अब देखो, अगर आप रियल लाइफ में भी एक दूसरे को कंपेयर करो, तो आपको हमेशा जवाब हाँ या ना में मिलेगा। किस में मिलेगा? अच्छा, मैंने जो है ना, एक स्टूडेंट ले लिया, क्या नाम? अहमद। ठीक है, अहमद एक यूनुस। अगर मुझे देखना है इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो मैं इनकी एजेस देखूंगा। क्या देखूंगा? एजेस। इन दोनों की एजेस को कंपेयर करूंगा। तुम्हारी एज क्या है? 17, 18। ठीक है, एक की एज है 17, एक की एज है 18। मैं बोलूंगा 17 अगर, यानी कि 17 अगर बड़ा है 18 से, मतलब कि अगर अहमद बड़ा है यूनुस से, तो फिर कौन बड़ा है? यूनुस। तो ये कंडीशन क्या हो गई? मैं बोल रहा हूं कि अहमद बड़ा है किससे? यूनुस से, जो कि नहीं है। अहमद यूनुस से बड़ा नहीं है, लेकिन मैं कंडीशन में कह रहा हूं कि अहमद इज ग्रेटर देन यूनुस, तो मुझे क्या जवाब मिलेगा? नहीं है। नहीं है का मतलब फॉल्स। मीन्स कि आपसे ये किस पे लगते हैं? ये भी नंबर्स पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? नंबर्स पे अप्लाई होता है। और इनकी रिटर्न टाइप क्या होती है? बुलियन। रिटर्न टाइप क्या होती है? बुलियन। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप मैं यहाँ लिख देता हूँ, बुलियन होती है, यानी कि आपको हमेशा इनसे ट्रू या फॉल्स मिलेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप इफ एल्स कंडीशन लगाते हो, तो ये ऑपरेटर लाजमी यूज हो रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये कुछ आपके पास ऑपरेटर्स जैसे ग्रेटर देन। ठीक है, अगर आपको एक ग्रेटर चीज को लोअर चीज से कंपेयर करवाना है, अगर मैं लिखता हूँ 2 > 3, तो मुझे क्या मिलेगा? मैं बात क्या कह रहा हूँ? 2 3 से बड़ा है, जो कि नहीं है, तो मुझे रिटर्न मिलेगा फॉल्स, जो कि नहीं है। जो जवाब होगा वो मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि 3 मिलेगा। बात समझ आ रही? तो इसी तरह आपके पास फिर लेस देन, अगर आपको चेक कराना हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अच्छा, अगर मैं ये लिखूं 2 > 2, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 2 > 2 ट्रू मिलेगा, फॉल्स? फॉल्स मिलेगा, क्योंकि दो दो के बराबर होता है, दो दो से बड़ा नहीं होता। अगर मैं लिखूं 2 > 2 तो अब दो दो से बड़ा तो नहीं है, लेकिन बराबर तो है, इक्वल्स टू लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ क्या मिलेगा? ट्रू। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू आपके पास इसलिए यूज होता है कि आपके पास अगर दो नंबर सेम हो जाए, तो वो भी इंक्लूडेड हो जाए। ठीक है, तो सुनो। ठीक है, इसी तरह आपके पास लेस देन इक्वल्स टू होता है, इक्वल्स टू दो चीजों को इक्वेट करने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर मैच करने के लिए। ठीक है। अब देखो, अगर मैं ग्रेटर देन लिखता हूं बीच के अंदर, तो ग्रेटर देन का मतलब है 2 से लेके इन्फिनिट पॉजिटिव, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर्स को मैच करेगा ये। ठीक है, लेस देन लिखता हूं तो उस पर्टिकुलर नंबर से लेके माइनस इन्फिनिटी तक मैच करेगा, यानी कि एक पूरी रेंज होती है इसके अंदर। लेकिन इक्वल्स टू में वही एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं 2 = 3, तो ये बात क्या है? फॉल्स है। अगर 2 = 2 लिखता हूं तो ट्रू है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं 2 = स्ट्रिंग 2, क्या लिखता हूं? पहले दोनों की डेटा टाइप इंटीजर थी, अब एक लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर लिखा है उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, और राइट हैंड साइड पे जो लिखा है उसकी डेटा टाइप क्या है?
स्ट्रिंग है। अब इक्वल्स टू क्या करता है, इक्वल्स टू कहता है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो दोनों नंबर्स हैं उनकी अपेयरेंस सेम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अपेयरेंस, उसकी डेटा टाइप्स से मतलब नहीं है, यानी कि ये भी अभी भी क्या है, ट्रू है। ये अभी भी क्या है, ट्रू है, यानी कि इक्वल्स टू को गर्ज नहीं है डेटा टाइप से, बोलता है सेम दिखने चाहिए बस। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर मैं स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू के अंदर टू इज ग्रेट इक्वल्स टू स्ट्रिंग टू लिखूं तो ये मिलेगा मुझे फॉल्स। स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू अपेयरेंस भी चेक करता है और डेटा टाइप भी चेक करता है। बात समझ आ गई। सिमिलरली नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, अब ये कंफ्यूज करता है आपको, अगर मैं लिखता हूं टू इज नॉट इक्वल्स टू टू, क्या आएगा, फॉल्स कैसा आएगा, कैसे ट्रू आएगा। देखो बात क्या कह रहा हूं मैं, दो दो के बराबर नहीं है, दो दो के बराबर होता है ना, और मैं कह रहा हूं दो दो के बराबर नहीं है, जो कि बात सही है, दो दो के बराबर नहीं है, तो ये मिलेगा मुझे ट्रू। ठीक है, इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ठीक है, मैं कह रहा हूं नॉट इक्वल्स टू है, अगर ना, अगर दो दो के बराबर नहीं है तो ट्रू मिलेगा, अगर होगा तो फॉल्स मिलेगा। ठीक है, इस, तुम घर जाके सही से देखना, अभी कंफ्यूज होते हैं इसमें बच्चे। ठीक है, अच्छा अगर मैं लगाता हूँ टू इज नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग टू, अभी भी इसको गर्ज नहीं है, अभी भी क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू डेटा टाइप चेक नहीं करता, जबकि स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू डेटा टाइप भी चेक करता है। ठीक है, इक्वल्स टू चेक करता है बराबर है, और एक चेक करता है बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कौन से ऑपरेटर्स आ जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं भाई। ठीक है, अच्छा रिलेशनल ऑपरेटर से हम ये जो एक्सप्रेशन बनाते हैं ना, टू इज ग्रेटर देन टू, टू इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल्स टू टू वगैरह वगैरह, इनको एक्सप्रेशन या कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन या कंडीशन कहते हैं। अब इस एक्सप्रेशन और कंडीशन पे आपको जवाब क्या मिल रहा है, ट्रू या फॉल्स। अब यूजर को ट्रू फॉल्स थोड़ी दिखाओगे, ऐसा ही है, यूजर को ट्रू फॉल्स तो नहीं दिखाओगे, उसे क्या पता ट्रू फॉल्स। अब आप ये चेक कर सकते हो कि भाई आपके पास ये बात सच होने पे या झूठ होने पे कोई आउटपुट जनरेट करवाना चाहते हो, तो उधर हम पे चले आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ। लेकिन अभी हमने कितने एक्सप्रेशन बनाए एट अ टाइम, एक एक्सप्रेशन बनाया, एक कंडीशन एट अ टाइम, कितनी कंडीशन बनाएंगे, एक। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं ना, पहले तो प्रॉब्लम समझे ना क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास जो होते हैं वो तीन होते हैं, कितने होते हैं, तीन, कौन कौन से, एंड, और, एंड, नॉट। एंड का जो साइन होता है एम परसेंट जिसे हम कहते हैं, डबल दफा लगता है। ठीक है, और के लिए हमारे पास पाइप का सिंबल होता है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद नॉट के लिए हमारे पास आपने ऊपर देखा एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। ठीक है, ये नॉट है, ये और है, और ये एंड। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें से एक एंड हटा दूं, ये कौन सा सिंबल है, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है, बिट वाइज एंड है ये कौन सा ऑपरेटर है, बिट वाइज एंड है। अगर मैं इस और में से एक पाइप का सिंबल निकाल दूं, ये बिट वाइज और है, बिटवाइज एक्स और भी होता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स खैर डीएसए में काम आते हैं, इसलिए आप लोगों को पढ़ाई नहीं जाते, लेकिन आपके करिकुलम में है। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स इसी से मिलके बन रहे होते हैं। ठीक है, वो भी आपको बाइनरी आउटपुट जनरेट करके दे रहे होते हैं। अब आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, आपके पास जो एक्सप्रेशन होता है जो रिलेशनल ऑपरेटर से बनता है, सिंपल एक्सप्रेशन और कंडीशंस किससे बनती है, रिलेशनल ऑपरेटर से, इसके अलावा कुछ आ रहा नहीं है भाई, मैंने तो देखा, आपने देखा होगा तो बता देना। ठीक है, अब ये एक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल था जैन नाम से, और उसके अंदर मैंने स्टोर रखा था 10। ठीक है, मेरे पास एक वेरिएबल था बासित नाम से, और उसके अंदर मैंने स्टोर कर रखा है 30। मेरे पास, चलो दो और, अभी कितने लोग हैं भाई, दो हैं, इसको हम कर देते हैं अहमद और यूनुस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अहमद की एज है और ये यूनुस की एज है। ठीक है भाई, अब मैं अगर चेक करना चाहता हूं कि आपके पास अहमद क्या यूनुस से बड़ा है, तो आप बोलोगे सर आप सिंपल सिंपल लिख दें कि अहमद इज ग्रेटर देन यूनुस। अगर अहमद यूनुस से बड़ा होगा तो आपको ट्रू मिल जाएगा, और नहीं होगा तो फॉल्स मिल जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा अगर मैं बोलता हूँ एक तीसरा बंदा और आ गया, कोई अपना नाम बताओ, सुफियान। हमारे पास एक और बच्चा है सुफियान, जिसकी एज मैंने कर दी 40, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये चेक करना है कि इन तीनों में से बड़ा कौन है, दो में से तो हम आसानी से कर सकते हैं, हमने एक एक एक्सप्रेशन बनाया, हमें पता चल जाएगा कौन बड़ा है। ट्रू मिलेगा तो आपके पास कौन बड़ा है, अहमद बड़ा है, फॉल्स मिलेगा तो कौन बड़ा है,
यूनुस बड़ा है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे इन तीनों में चेक करना है और मुझे एट द एंड एक ही लॉजिकल सॉरी एक ही बुलियन वैल्यू चाहिए। अगर मैं आप बोलो कि सर आप यहाँ नीचे लिख दें कि यूनुस बड़ा है अहमद से या यूनुस बड़ा है सुफियान से, तो सुफियान तो कंपेयर हुआ ही नहीं फिर किससे, अहमद से। तो अच्छा इस तरह करने से आपको दो बुलियन वैल्यूज मिलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। अब यहां पर आपके पास जब एक एक्सप्रेशन या एक सॉरी दो एक्सप्रेशन या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन हो जाएं और आपको इन दी एंड रिजल्ट सेट में एक ही बुलियन वैल्यू चाहिए हो, क्या चाहिए हो, एक ही बुलियन, तो वहां पर आपके पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा देखो अगर मुझे सिर्फ अहमद को लेके चलूं, तो मुझे अगर चेक करना है अहमद क्या यूनुस और सुफियान से बड़ा है, तो फिर अहमद बड़ा है। मैंने एक एक्सप्रेशन तो लिख दिया कि अहमद यूनुस से बड़ा है, अब ये भी लिखना है कि अहमद सुफियान से भी बड़ा होना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, अहमद इज ग्रेटर देन सुफियान। अब जावास्क्रिप्ट कहती है, लैंग्वेजेस कहती है कि आप एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट में टर्मिनेटर से पहले आप जो है ना दो एक्सप्रेशन या दो कंडीशंस एक साथ नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते, क्योंकि इधर से आपको एक ट्रू फॉल्स मिल रहा होगा, इधर से आपको एक ट्रू फॉल्स मिल रहा होगा और दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। बात समझ आ रही है, तो इनके बीच में यूज करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ठीक है, अब आपके पास लॉजिकल एंड आता है, अगर मैं इन दोनों के बीच में लगाता हूं लॉजिकल एंड, क्या लगाता हूं, लॉजिकल एंड, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट होगा, इससे आपको एक बुलियन वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपको यहाँ से बुलियन वैल्यू क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी, क्या मिली, फॉल्स, और इससे क्या मिली, फॉल्स मिली। दोनों फॉल्स हैं लेकिन एट द एंड क्या चाहिए, एक ही बुलियन वैल्यू चाहिए। अब यहाँ दो मिल रही है, कितनी मिल रही है, दो। अब इसके लिए आपको ना ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए एंड का। अब एक काम करता हूँ, इसमें पेंट खोल लेता हूँ और इसको रिमूव कर देते हैं। भाई आपके पास जावास्क्रिप्ट या लॉजिकल एंड जो है, अगर आपने दो एक्सप्रेशन लगाए उसके बीच में लॉजिकल एंड लगाया, लॉजिकल एंड क्या कहता है कि आपने मुझे अगर दो एक्सप्रेशन दिए हैं, दो से ज्यादा भी दे सकते हो, ठीक है, अगर तीसरा एक्सप्रेशन होता, चौथा बंदा होता, तो फिर अहमद को उस चौथे बंदे से भी कंपेयर करते। ठीक है, लॉजिकल एंड आपको क्या कहता है कि अगर आपने मुझे एक दो कंडीशन दी है ए और बी, फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है अहमद इज ग्रेटर देन यूनुस और ये है अहमद इज ग्रेटर देन सुफियान। अगर आपके पास ए कंडीशन से आपको ट्रू मिलता है और बी कंडीशन से भी ट्रू मिलता है, वन वन यानी ट्रू, जीरो यानी फॉल्स, ठीक है, दोनों से अगर ट्रू मिलता है तो एंड आपको कहता है कि मैं दोनों को इवेल्युएशन में एक बना के ट्रू दूंगा। इन द एंड आपको क्या मिलेगा, एक बुलियन वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगी, ट्रू। आपको कहता है कि भाई अगर आपके पास पहली वैल्यू फॉल्स है, पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो आपको कहता है फॉल्स मिलेगा। लॉजिकल एंड का जो आपके पास सिनेरियो है वो कहता है कि भाई मुझे मेरे पास जितनी भी आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो सारे ट्रू होने चाहिए, जब ट्रू दूंगा, कोई एक भी फॉल्स हो गया तो मैं आपको ट्रू नहीं दूंगा। ठीक है, हाँ इसी तरह पहला ट्रू हो गया दूसरा फॉल्स हो गया तो जब भी फॉल्स देगा आपको, अगर दोनों फॉल्स हो गए तो जब भी फॉल्स देगा। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा इसके बरक्स आपको और क्या कहते हैं, अगर मैं इसके बीच में और लगाता, अब देखो आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास दोनों एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं, फॉल्स हो रहे हैं, तो आपको इन द एंड क्या मिलेगा, फॉल्स, एक बुलियन वैल्यू मिलेगी, दो के बजाय। बस इनका ये काम होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स का कि जो मल्टीपल एक्सप्रेशन से बुलियन वैल्यूज आ रही होती है उन्हें एवेल्युएट करके अपने सिनेरियो के हिसाब से आपको एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, देते भी ये क्या है, बुलियन वैल्यू है। इनका जो इनपुट टाइप है वो एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है, यानी ये बुलियन ही लेते हैं और बुलियन ही रिटर्न करते हैं, मल्टीपल बुलियंस लेते हैं और एक बुलियन रिटर्न करते हैं। बात समझ आ रही है, यहाँ इन्होंने दो बुलियन लिए लॉजिकल एंड ने और उसे वैल्यूट करके मुझे एक बुलियन दिया, वो क्या होगा, फॉल्स, क्या होगा, फॉल्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कर दूं यहां पर अहमद की एज 60, अब क्या होगा, अब ट्रू मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्रू। अच्छा इसको हम ये कर देते हैं 10 और यूनुस की एज में कर देता हूँ 5, क्या कर दी मैंने, ठीक है। अब मैं इसके बीच में लॉजिकल एंड की जगह लगा देता हूँ लॉजिकल और का ट्रुथ टेबल क्या कहता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, कोई एक भी ट्रू है तो तब भी ट्रू है, लेकिन दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है। यानी कि लॉजिकल और कहता है कि सारे ट्रू हैं जब भी ट्रू दूंगा, कोई फॉर एग्जांपल 10 एक्सप्रेशन होते, तीन होते, चार होते, जैसे हमारे पास दो हैं, इनमें से कोई एक भी ट्रू हो गया तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, लेकिन अगर सारे फॉल्स हो गए तो मतलब कि लॉजिकल और कहता है कि सारे फॉल्स होने पे फॉल्स दूंगा। ठीक है, तो ये आपने समझना है, तो लॉजिकल और का ये सिनेरियो है, मल्टीपल बुलियंस लेगा, उन्हें वैल्यूएट करेगा अपने ट्रुथ टेबल के हिसाब से। और नॉट तो आपको पता है,
नॉट इनके बीच में नहीं लगता। ठीक है, लॉजिकल एंड और लगते हैं। नॉट बेसिकली जो आपका एक्सप्रेशन होता है उसकी बुलियन वैल्यू को रिवर्स करने के लिए काम आता है। किस लिए काम आता है? रिवर्स करने के लिए। अभी देखो, अहमद इज ग्रेटर देन यूनुस, क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस एक्सप्रेशन से पीछे लगा दूं नॉट, और इसको एक ब्रैकेट में मुझे लाजमी रखना होगा, अदरवाइज वो सिर्फ अहमद के साथ लगेगा। मैंने क्या कहा? अहमद इज ग्रेटर देन यूनुस, क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर मैंने इससे पीछे नॉट लगाया, नॉट कहता है कि बुलियन वैल्यू को कर दूंगा रिवर्स, तो ट्रू का क्या कर दिया इसने? ऑल द वो ट्रू थी, क्या कर दिया? फॉल्स। तो नॉट का ये काम है कि आपकी बुलियन वैल्यू को रिवर्स कर देता है। बात समझ आ गई है? ठीक है, ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब आ जाते हैं हम फंक्शंस पे। फंक्शन क्यों यूज होता है भाई? हम्म, वो लूप नहीं हो गया? ठीक है, तुम्हारी स्टेटमेंट थोड़ी सी रॉन्ग है। तुमने कहा है कि कोई एक काम बार बार करना हो, तो उसके लिए तो मैं लूप भी लगा सकता हूँ। अगर मुझे नंबर पता है, लिमिटेड नंबर पता है। तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट सही है, तुम बता नहीं पाए। अगर मुझे कोई पीस ऑफ कोड रीयूज करना है बार बार, क्या करना है? बार बार रीयूज करना है जब मैं चाहूं तब, और वो पूरा पीस ऑफ कोड मुझे बार बार लिखना ना पड़े, तो मैं बनाता हूं फंक्शन। क्या बनाता हूं? फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये फैन है। ठीक है, इस फैन को चलाने के लिए या इससे इसका आउटपुट निकलवाने के लिए, इसका आउटपुट क्या है? एयर। आपको हवा दे रहा है। ठीक है, इसका आउटपुट निकलवाने के लिए आपको रोज आके इसको बनाना तो नहीं पड़ता ना। एक दफा बना के रख दिया, इसको इनपुट देते हो इलेक्ट्रिसिटी, और आपको आउटपुट मिल जाता है एयर। एक दफा बना के रख दिया। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिशियन ही कहता तुम्हें रोज हवा खाने के लिए इसको दोबारा बनाना है, कैसा लगता? ठीक है, तो एक ही काम अपने कोड में बार बार करने के लिए उस पीस ऑफ कोड को रिपीट करना बेवकूफी है। एक ही काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप दो नंबर ऐड करते हो। ठीक है, एक मिसाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया ए, और उसके अंदर मैंने रखा है 20। एक वेरिएबल बनाया मैंने बी, और उसके अंदर मैंने स्टोर किया 30। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, तो मैं क्या कर दूंगा? ए प्लस बी, और इनको एक लॉग के अंदर रख के प्रिंट करवा लूंगा। अब मुझे और दो नंबर प्लस करने हैं, तो मुझे सी और डी का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और दो नंबर प्लस करने हैं। तो ये तीन लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट करना होगा। एक ही टास्क परफॉर्म हो रहा है विद डिफरेंट नंबर्स, उसके लिए मुझे पूरा कोड रिपीट करना पड़ रहा है। लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा, मेमोरी कंजप्शन बढ़ेगी, लोड टाइम बढ़ेगा। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। फंक्शन अ ब्लॉक या पीस ऑफ कोड दैट कैन बी reused टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ऑल्सो। ठीक है, फंक्शन आपके पास कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराने के लिए यूज होता है, और साथ साथ उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। अब ये फैन एक फंक्शन है, इसका एक स्पेसिफिक टास्क है कि आपको हवा देगा, खाना पका के तो नहीं देगा ना। ये एलसीडी एक फंक्शन है, ये आपको डिस्प्ले दिखाएगा। ठीक है, इस पे आप टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर फंक्शन का, यानी कि हर पर्टिकुलर चीज का एक फंक्शन होता है, मतलब उसका एक स्पेसिफिक टास्क होता है, वो वही परफॉर्म कर सकता है। ऐसे ही चैट जीपीटी आपको जो ना चीजें जनरेट करके दे सकता है। क्या चैट जीपीटी आपके घर का काम करके देगा? नहीं। ठीक है, तो हर चीज आपके पास एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, अब आप अपने आप को ले लो, आपके जितने भी ऑर्गन्स या आपके जितने भी हाथ पाँव हैं, हर किसी का अपना स्पेसिफिक टास्क है। ठीक है, खाना पाँव से तो नहीं खाओगे ना, खाना हाथ से खाओगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास हर चीज का एक स्पेसिफिक टास्क है। अब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है, उस चीज को बार बार नहीं बनाना और यूज भी करना है। एक एग्जांपल दे दी मैंने आपको। ठीक है, फंक्शन बनाने के लिए जो चीज आपके पास यूज होती है, फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं, फिर फंक्शन का आपके पास नाम आता है, और फिर हम लगाते हैं फंक्शन की बॉडी यानी करली ब्रैकेट्स। ये फंक्शन बनाने का सिंटैक्स है, इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। क्या कहते हैं? फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन को डिफाइन करने को क्या कहते हैं? फंक्शन को बनाने को फंक्शन डेफिनेशन। भाई ये फंका बना के रख दिया, लेकिन ये नीचे रखा हुआ है, किसी काम का है? चल ही नहीं रहा। ना इस पे इनपुट दे रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, ना ये हमें आउटपुट दे रहे हैं, किसी काम का है? अच्छा, उस पे भी आता है। अच्छा, इसके अलावा फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। फंक्शन का नाम कभी भी जो है ना नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, आपको एरर मिलेगा। ठीक है, कोई स्पेशल कैरेक्टर आप इसमें यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर फंक्शन का नाम आपके पास दो वर्ड्स का है, जैसे मैं लिख दूं गेट नेम। क्या लिख दिया मैंने? अब यहाँ दो वर्ड्स हैं, अगर तुम चाहते हो थोड़े से सेपरेट दिखे, तो आप स्पेस नहीं डाल सकते इसके बीच में। फंक्शन के नेम में बीच में स्पेस नहीं डाल सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो?
अगर आपको सेपरेट करना ही है तो। वैसे ना करो, मिला के लिख दो और अल्फाबेट्स का यूज करो, नंबर्स वगैरह का यूज ना करो तो बेटर है। अच्छा, फंक्शन के नाम के शुरू में नंबर नहीं आ सकता, बीच में आखिर में आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास नेमिंग कन्वेंशन हो गई। अब मैंने कहा ये फंक्शन क्या करेगा, एक नाम प्रिंट करेगा, तो मैंने इसकी बॉडी के अंदर क्या लिख दिया, एक नाम लिख दिया। फंक्शन क्या होता है आपके पास, जब भी इसको कॉल कराया जाएगा, जब भी इसे बुलाया जाएगा, तो इसके जो करली ब्रैकेट्स यानी इसका जो स्कोप है, इसकी जो बॉडी है, इसके अंदर जो कोई कोड लिखूंगा, जो कुछ भी लिखूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि फंक्शन डायरेक्टली रन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ऊपर लॉग के अंदर 2+2 लिखता हूँ, फाइल पे जाके देखूंगा तो 2+2 नजर आ जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा डायरेक्टली। फंक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन बना दिया, फैन बना दिया, नीचे रखा भाई, किसी काम का नहीं, चल नहीं रहा, आपको आउटपुट नहीं दे रहा वो कुछ जनरेट करके। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको फिट करो और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट डालो तो आपको वो फंक्शन काम करके देगा। यानी आप क्या करते हो, फैन को ऑन करते हो। इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। क्या कहते हैं? अगर आपको फंक्शन को चलाना है तो आपको फंक्शन कॉल करवाना पड़ता है। देखो अगर मैं अभी तुम्हें ये फाइल दिखाऊं, इंस्पेक्ट में जाऊं, कंसोल के अंदर जाऊं, तो आपको कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, अब मैंने फंक्शन कॉल कराना है। फंक्शन कॉल कराने के लिए आपके पास जो टेक्निक यूज होती है बड़ी आसान है। क्या है, फंक्शन का नाम लिखो और इनवोक ब्रैकेट्स यानी राउंड ब्रैकेट लगा दो, ये हो गया फंक्शन कॉल। क्या हो गया, फंक्शन कॉल हो गया। रिफ्रेश किया, आपके पास देखो तो ये प्रिंट हो गया। अब जितनी बार चाहो इसे कॉल करूंगा, मुझे कंसोल डॉट लॉग बार बार लगाने की जरूरत नहीं। इसी तरह अगर मेरे पास 10-11 लाइन का कोड होता है तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ फंक्शन का नाम लिखूंगा, उसे कॉल करूंगा और मेरे पास वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आगे रिफ्रेश किया, देखो कितनी बार चाहूँ। एक जगह चेंज करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कर दूं मोहम्मद तैयब। ठीक है, तो आपके पास हर जगह जहां जहां कॉल हुआ है वहां पर आपके यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जबकि अगर मैं अलग अलग कोड लिखता तो हर जगह चेंज करना पड़ता। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से आप फंक्शन को कॉल करते हो और इस तरह से आप फंक्शन को क्रिएट करते हो। ठीक है, इसको अगर डेप्थ में पढ़ना है तो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी और भी चीजें बाकी है, मैंने कवर करना है। ठीक है, अच्छा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब ये आपके पास जो फंक्शन है ये आपके पास स्टैटिक फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैटिक फंक्शन, या जिसको हम कहते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। क्या कहते हैं? ठीक है, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें पैरामीटर्स नहीं होते। अभी सर ये पैरामीटर्स क्या भला है? पैरामीटर्स होते हैं बहुत आसान जबान में फंक्शन के टेम्पररी वेरिएबल्स। क्या होते हैं? फंक्शन के टेम्पररी वेरिएबल्स जिसमें आप फंक्शन के इनपुट्स लेते हो। क्या लेते हो? इनपुट्स। अब देखो ये आपके पास फैन है, इसको इनपुट चाहिए चलने के लिए, इसको चलने के लिए इनपुट, बिना इनपुट के नहीं चलेगा। और इसका इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या इनपुट है? और वो आप किसके थ्रू दे रहे हो? वायर के थ्रू दे रहे हो। किसके थ्रू दे रहे हो? तो वायर इस फैन का पैरामीटर है जिसके थ्रू होते हुए उसका इनपुट आ रहा है इसके अंदर। वायर इसका क्या है? एक पैरामीटर है जिसके थ्रू होते हुए इलेक्ट्रिसिटी इसके पास आ रही है। बात समझ आ रही है? अब आपके पास जो नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस होते हैं जिनमें फंक्शंस में कोई पैरामीटर्स नहीं होते, वो होते हैं स्टैटिक फंक्शन। यानी कि स्टैटिक फंक्शन का मतलब इनको जब भी कॉल कराया जाएगा हमेशा आपको सेम आउटपुट देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फंक्शन का नाम रख दूं ऐड, क्या रख दिया मैंने? ऐड, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने लिख दिया 2+2। क्या लिख दिया? और अगर मैं कॉल करूं ऐड को तो आपके पास क्या आएगा? 4 आएगा। आप दोबारा कॉल करोगे 3-4 बार, क्या आएगा? हमेशा 4 आएगा। तो रियूजेबिलिटी तो हो गई, कोड की रियूजेबिलिटी हो गई, लेकिन आउटपुट की रियूजेबिलिटी, मेरी मर्जी का आउटपुट चाहिए भाई। हर दफा 4 क्यों दे रहे हो? मेरी मुझसे पूछो ना, मुझसे पूछो कि कौन सा नंबर प्लेस करना है। अब वो करते हैं हम पैरामीटर्स के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं? पैरामीटर्स के थ्रू। इस चीज को हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको कर देते हैं कॉमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स। अच्छा, जैसे आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हो, लेट ए बी सी डी जो भी, और उसकी वैल्यू पास कर रहे होते हो, तो यहाँ पर आप लेट का यूज नहीं करोगे। फंक्शन के टेम्पररी वेरिएबल्स जो पैरामीटर्स कहलाते हैं उन्हें डिफाइन करना है आपने इन पैरेंथेसिस के अंदर। किन में डिफाइन करोगे? इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। इनमें आप जितने वेरिएबल्स चाहो कॉमा सेपरेटेड दे सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आपके फंक्शन की नीड क्या है, आपके फंक्शन का इनपुट क्या है। अगर मैं आपको पिछले वाला फंक्शन दिखाऊं तो इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग हर दफा सेम रहेगा, राउंड ब्रैकेट भी सेम रहेंगे, प्लस का साइन भी सेम रहेगा। चेंज क्या हो रहा है हर कॉल पे? दोनों नंबर्स। यानी कि इसको मैंने इनपुट में दो नंबर्स पास करने हैं, ये आपने खुद डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब दो नंबर्स कैसे पास करूंगा? मैं इस पैरेंथेसिस के अंदर दो टेम्पररी वेरिएबल्स डिफाइन कर दूंगा। जैसे कि मैं कुछ भी नाम उनका रख सकता हूँ, num1 और कॉमा num2, जितने चाहूं मैं उतने पैरामीटर्स इसमें डिफाइन। ये मैंने फंक्शन के अपने वेरिएबल्स, टेम्पररी वेरिएबल्स बना दिए। और ये ब्लॉक स्कोप होते हैं, इनको फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते, इनको फंक्शन के बाहर यूज
नहीं कर सकते। अब यहाँ 2 + 2 जो किया था ना, यहाँ पर मैं कर दूंगा num1 के अंदर जो नंबर है उसे प्लस करो num2 के अंदर जो नंबर है उसके साथ। अब आपने बोला सर आपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया, लेकिन हम जब वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं उसकी वैल्यू भी तो देते हैं, लेकिन आपने इक्वल्स टू लगा के यहाँ वैल्यू नहीं दी, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के। अब ये कैसे पॉसिबल है? अब जब आप कॉल कर रहे होगे ना इस फंक्शन को, तो आपसे ये दो नंबर्स मांगेगा। पैरामीटर्स आप बनाते हुए डिफाइन करते हो कि इसकी नीड क्या क्या होगी, और उन पैरामीटर्स के अंदर जो वैल्यूज आएंगी, भाई आपने तार डिफाइन कर दी, num1 और num2 डिफाइन करके तार डिफाइन कर दी, लेकिन तार के अंदर जो करंट आएगा वो कॉल करने पे आएगा, यानी फैन ऑन करोगे जब भी करंट आएगा ना। बात समझ आ रही? तो जो आपके पास वैल्यू आएगी, जो करंट वैल्यू आएगी, यानी कि जो आपके पास नंबर्स की वैल्यू आएगी, वो कॉल करते हुए देते हैं। कब देते हैं? कॉल करते हुए। num1 मांग रहा है, मैंने num1 दे दिया 3, फिर कॉमा लगा रहा है, फिर आपने num2 देना है, यहाँ पर मैंने 6 दे दिया। अब क्या होगा, रिस्पेक्टिवली आपके पास 3 जो है वो जाके स्टोर हो जाएगा num1 के पैरामीटर में, एक वेरिएबल है, और 6 जाके स्टोर हो जाएगा। और ये दोनों इस स्कोप के अंदर यूज हो रहे हैं, और कैसे यूज हो रहे हैं, num1 प्लस num2। num1 में क्या है 3, और num2 में क्या है, दोनों प्लस हुए, क्या आउटपुट आएगा, 9 आएगा सर। क्या आएगा? 9 आएगा। अब अगर आप आके देखोगे अपने आउटपुट पे, तो आपको रिजल्ट क्या दिख रहा है, 9। अब जब मैं इसको दोबारा कॉल करूंगा तो मैं अपनी मर्जी के नंबर पास कर सकता हूं। इस तरह से मैंने सर क्या किया, अपने कोड को भी यूजेबल कर लिया और अपने आउटपुट को भी डायनेमिक बना लिया। ये कहलाते हैं आपके पास डायनेमिक या फिर पैरामीटराइज फंक्शंस। क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्या कहलाते हैं? पैरामीटराइज, जिसमें पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो डायनेमिक होते हैं, आपको हर दफा कॉल पे डिफरेंट आपकी मर्जी का आउटपुट जनरेट करके देते हैं। बात समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉल करते हुए नंबर्स नहीं देता, अब कॉल करते हुए मैंने नंबर्स नहीं दिए, रिफ्रेश किया, आपको क्या मिल रहा है, नोट अ नंबर। अब मैंने कॉल करते हुए नंबर्स नहीं दिए, इसका मतलब num1 में कुछ स्टोर ही नहीं हुआ, num2 में भी कुछ भी स्टोर नहीं हुआ, और आप उसे प्लस करा रहे हो। अभी तो मसला हो गया ना सर, कॉल करते हुए नंबर दूं ना दूं, कुछ ना कुछ तो आउटपुट इंटीजर में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप पैरामीटर्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। क्या सेट कर सकते हो? भाई बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हो सकती है कि अगर कॉल करते हुए प्रोग्रामर ने, डेवलपर ने वैल्यूज नहीं दी, आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गया, ये जो आप वैल्यूज पास करते हो कॉल करते हुए, इनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। ठीक है, आपके पास अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन नहीं किए तो फिर आपके पास आउटपुट जनरेट नहीं होगा, वो फंक्शन बेकार हो गया। ठीक है, पीएचपी वगैरह के अंदर जाओगे तो बड़ा बड़ा एरर मिलेगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन करते थे यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, इसी तरह आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख सकते हो। मैंने यहाँ 2 रख दी, और यहाँ पर भी क्या रख दी, 2। मैंने कहा num2 बराबर है किसके, बराबर कह रहा हूँ मतलब इन सेंस के समझ आए, असाइन कर दिया 2 किसको, num1 को, और 2 किसको असाइन कर दिया दोबारा, num2 को। दोनों के बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, 2 और 2। अगर मैं कॉल करते हुए आर्ग्यूमेंट्स के अंदर वैल्यूज पास नहीं करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज कौन सी प्लस हो जाएंगी, 2 और 2। देखो 3 और 6 का आउटपुट क्या आ रहा है, 9, और जो कॉल मैंने जिसमें नंबर नहीं दिए थे उसका आउटपुट क्या आ रहा है, 4। ये कहलाते हैं डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शंस। क्या कहलाते हैं? जिनमें आप पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यूज पास करते हो। ठीक है। अच्छा, अब एक फंक्शन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये रिएक्ट में यूज होगा और हर चीज में यूज होगा, वो है रिटर्न। रिटर्न पता है किस किस को? हाथ खड़ा करो, किस किस को पता है रिटर्न? रिटर्न की जंप स्टेटमेंट। और किसी को नहीं पता? पता है? हाथ खड़ा करो ना। हाँ। अच्छा, एक मिसाल है, एक मिसाल ये है कि आपके पास मैं दोनों कॉल्स को अभी रिमूव कर रहा हूँ, मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज को भी, चलो डिफॉल्ट वैल्यूज रखी रहने दो, वो तो आपको समझ आएगी डिफॉल्ट वैल्यूज। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और कोई नंबर पास करता हूँ, तो आपको पता है ये मुझे फंक्शन प्रिंट करके देगा, क्योंकि फंक्शन में प्रिंट करवा रहा हूँ, फंक्शन में प्रिंट करवा रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि मुझे फंक्शन में प्रिंट नहीं कराना, मुझे फंक्शन से कुछ आउटपुट प्रोसेस करवाना है, और उस आउटपुट को फंक्शन से निकालने के बाद मजीद उसे प्रोसेस करना है। अब यहाँ बात समझना, मुझे जब मैंने ऐड को 2 और 4 दिया तो ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, 6 रिटर्न कर रहा है। मैंने कहा जब 6 हो जाए तो मुझे फंक्शन के बाहर इस 6 में 2 और प्लस करना है। अब बताओ बाहर कैसे प्लस करूंगा? दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं। मैंने एक, फॉर एग्जाम्पल ये माउस जो है ना, यूनुस को दे दिया। ठीक है, यूनुस उसे इस्तेमाल कर रहा है, मैंने यूनुस से वापस
मैंने ये नहीं बोला यूनुस को कि भाई इसे इस्तेमाल करके वापस दे देना, मैंने यूनुस को दे दिया, यूनुस अपना काम कर रहा है, यूनुस का काम हो रहा है। इसी तरह मैं आर्गुमेंट फंक्शन को दे दिए, फंक्शन उसे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बदले में मुझे कुछ वापस नहीं कर रहा, बदले में उसे वापस नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि यूनुस तुम ये माउस रखो, थोड़े दिन यूज करना, इसके साथ जो भी तुम्हें काम है, और बदले में मुझे 2 माउस रिटर्न करना सूद समेत। ठीक है, बदले में क्या रिटर्न करना? 2 माउस, यानी कि मैं इसे एक चीज दे रहा हूं जो इस्तेमाल भी करेगा, यूज भी करेगा, अपना काम भी करेगा, और बदले में मुझे वापस भी देगा, कुछ ना कुछ वापस देगा। या मैं इसको बोलता हूँ इसके पास कीबोर्ड है और मेरे पास माउस है, इसको माउस चाहिए, मुझे कीबोर्ड चाहिए, मैंने इसको माउस दे दिया, ये माउस इस्तेमाल करेगा और बदले में मुझे क्या दे देगा? कीबोर्ड। क्या दे देगा? कीबोर्ड। यानी कि मैं इसको अगर कोई चीज दे रहा हूँ तो वापसी में भी कोई चीज मांग रहा हूँ, ये इससे पैसे मांग रहा हूँ, रिटर्न दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चीज देता हूँ, पैसे नहीं मांगता, काम खराब हो गया ना। ठीक है, अगर फ्री में दे रहा हूँ तो खैर है, लेकिन अगर इसको मैं कोई चीज दूंगा तो वापसी में से पैसे लूंगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आप फंक्शन को कोई आर्ग्यूमेंट्स दो या फंक्शन से कोई काम कराओ, और वो काम करने के बाद जो आउटपुट जनरेट हो उस फंक्शन के अंदर, अगर आप वो वापस बाहर कोड में लाना चाहते हो, वापस बदले में उससे लेना चाहते हो, तो फिर आप यूज करते हो रिटर्न का। किसका यूज करते हो? अब देखो, जैसे ही फंक्शन चलता है तो ये इस्तेमाल कर लेता है, प्रिंट कर देता है, बदले में बाहर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर मैं ऐड के ऊपर होवर करूं तो यहां पर आपके पास जब भी आप फंक्शन इस तरह देखोगे, फंक्शन ऐड नंबर मांग रहा है जो कि एक नंबर है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इंटीजर मैंने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, और num2 भी क्या है? एक नंबर डेटा टाइप का है। किस डेटा टाइप का है? ये आपके पास पैरामीटर्स की, हमेशा जब भी आप कोड के अंदर इस तरह होवर करो ना, और आपको किसी भी चीज के आगे ये कॉलन लगा हुआ दिखे, क्या लगा हुआ दिखे? कॉलन, तो आपने समझ जाना है कि उसकी डेटा टाइप को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है? डेटा टाइप को। अब नंबर num1 की डेटा टाइप क्या है? 2 है, क्योंकि मैंने 2 दिया था ना, नंबर है। और num2 की डेटा टाइप क्या है? नंबर है। अच्छा, अब इसने जो फंक्शन के राउंड ब्रैकेट है उसके बाहर कॉलन लगा के वॉइड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वॉइड लिखा हुआ है। वॉइड भी एक डेटा टाइप है। वॉइड एक ऐसी डेटा टाइप होती है जो फंक्शंस में यूज होती है। किसमें यूज होती है? फंक्शंस में। अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप, बेसिकली जो फंक्शन की डेटा टाइप होती है ना बदले में देने की, उसे हम कहते हैं फंक्शन की रिटर्न टाइप। क्या कहते हैं? फंक्शन की रिटर्न टाइप। अगर फंक्शन की रिटर्न टाइप आपको वॉइड नजर आ रही है, इसका मतलब फंक्शन आपको बदले में कुछ भी नहीं दे रहा। वॉइड होता है नथिंग, वॉइड कहते हैं नथिंग को, खाली को। ठीक है, अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लो, ऐसा फंक्शन जिसकी डेटा टाइप आपको यहाँ पर कॉलन के बाद वर्ड नजर आ रही है, ये फंक्शन आपको बदले में कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ये अपने इस्तेमाल कर रहा है, वैल्यू को प्रिंट कर रहा है और खत्म। अगर आप चाहते हो कि प्रोसेस करके कुछ ना कुछ आपको बदले में दे वापस, तो आप यहाँ पर कंसोल लॉग यानी प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स का यूज नहीं करोगे। या तो आप रिटर्न यूज कर सकते हो या प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? या तो आप रिटर्न कर सकते हो, या अगर आपको बदले में चाहिए तो आप इसको कहोगे फंक्शन को कि भाई तुम 2 आर्ग्यूमेंट्स, 2 पैरामीटर्स लो, num1 और num2, और मुझे बदले में यानी कि रिटर्न करो, वापस करो। क्या वापस करो? num1 प्लस num2 को प्लस करो, और उसका जो रिजल्ट है वो मुझे वापस कर दो। क्या कर दो? वापस कर दो। अच्छा, अब ऐड के ऊपर ओवर करते हैं, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? नंबर। num1 और num2 में क्या आ रहा है? 2 और 2, 2 और 4 क्या आ रहा है? 2 और 4 दोनों क्या है? इंटीजर है, नंबर है। ठीक है, नंबर और num2 जब प्लस होगा जब क्या बनेगा? नहीं, नंबर क्या बनेगा? 6। 6 क्या है? इंटीजर है, नंबर है। तो जो आउटपुट की डेटा टाइप होगी, जो आउटपुट आप जनरेट कर रहे हो एंड में, उसकी जो डेटा टाइप होगी वो फंक्शन की रिटर्न टाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? फंक्शन की रिटर्न टाइप। जैसे ही मैंने ऐड पे ओवर किया तो बदले में जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो किस डेटा टाइप का है? नंबर। अब देख रहे हो चेंज हो गई, अब ये बदले में दे रहा है। अब अगर आप आके यहाँ पर देखोगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब उसने बदले में वापस कर दिया और मैं कहीं प्रिंट नहीं करवा रहा। अब बदले में वापस करने का मतलब होता है कि 2, जिसको गौर से समझना, 2 आपके पास यहाँ आएगा, ठीक है, और 4 आपके पास num2 में स्टोर होगा। num और num2 प्लस होंगे, और रिटर्न क्या करेगा? जो आउटपुट 6 बनेगा, क्या बनेगा? 6, ये बदले में वापस दे देगा किसको? ऐड को। और ये जो डेफिनेशन है ये बदले में आपके कॉल को ये नंबर वापस कर देगी। किसको वापस कर देगी? जहां से आर्ग्यूमेंट्स निकले थे वहीं पर आपका आउटपुट आपको मिलेगा। कहां मिलेगा? यानी कि कॉल करते हुए आपको आउटपुट मिलेगा। कहां मिलेगा? अब आपको फंक्शन के अंदर आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको फंक्शन के बाहर जहां आप कॉल कर रहे हो आउटपुट मिलेगा। देखो, अगर मैं, अगर आप सर कह रहे हैं कि कॉल करते हुए आउटपुट मिल रहा है, कॉल करते हुए आप नंबर दे रहे हो, कॉल करते हुए वापस बदले में आपको 6 मिल रहा है, तो इसका मतलब है अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग में रखूं तो प्रिंट हो जाना चाहिए।
अगर मैं इसको कट करूं और यहाँ पर लॉग लगाऊं और ऐड और 2 4 इसमें रख दूं, अगर आप बोल रहे हैं कि ऐड करते हुए कॉल करते हुए आउटपुट मिल रहा है तो कॉल करते हुए प्रिंट हो जाना चाहिए। आओ चेक करते हैं। आ गया अच्छे? समझ आई? यानी कि इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपकी वैल्यू फंक्शन से रिटर्न होके बाहर आ रही है, वापस फंक्शन के बाहर आ रही है। आपका फंक्शन क्या कर रहा है, जो वैल्यू आप आउटपुट जनरेट करवा रहे हो वो वापस इस कॉल को वापस रिटर्न कर रहा है, वो उसको बाद में इस्तेमाल नहीं करेगा। आप रिटर्न के नीचे आप कुछ भी कर लो num1 num2 के साथ, वो बदले में इसको नहीं मिलेगा। रिटर्न हमेशा एंड में यूज करोगे। ठीक है, एक आपने फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स दिए, वो इस्तेमाल हुआ, आपने प्लस करके आउटपुट रखवा दिया। आप चाहते हो फंक्शन आपका आउटपुट आपको बदले में वापस दे दे, प्रिंट ना कराए। अब प्रिंट ना कराने का क्या मकसद है? फॉर एग्जाम्पल एड मैंने लिखा 3 और 3, क्या लिखा? अब ये 3 जाके स्टोर हो जाएगा किसमें? तो ये 3 जाके स्टोर हो जाएगा num2 में, और मैंने क्या किया हुआ है, num1 और num2 को प्लस किया हुआ है, और क्या बोल रहा हूं भाई, वापस कर दो। num1 num2 को प्लस करो और फंक्शन को वापस कर दो। फंक्शन को वापस करने का मतलब है कि आउटपुट आपको कॉल करते हुए ही मिलेगा। वापस किसको मिलेगा? कॉल को ही मिलेगा। यानी कि इनडायरेक्टली यहां पर आप समझ सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है आपके पास 6, जो ऐड और 3 3 लिखा हुआ है ना, ये है 6 इमेजिनेशन में। क्या है यहाँ पे? 6 है। अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हो आपको क्या मिल रहा है? 6 मिलेगा। ठीक है, क्या इसमें से वैल्यू बाहर नहीं निकाल सकता, वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकता? अगर मेरे पास देखो यहाँ पर 6 लिखा होता तो क्या मैं लेट नम करके उसे एक वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकता था? तो यहाँ पर भी तो 6 मिल रहा है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं और उसको कह देता हूँ रिटर्न डेटा जो मुझे मिल रहा है वो मेरे पास लाके इसमें स्टोर कर दो। अब देखो क्या होगा, आपके पास 3 और 3 प्लस होंगे, वापस आ जाएंगे इधर और स्टोर हो जाएंगे किसमें? अब अगर रिटर्न डेटा को लॉक करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मिल रहा है? ये कहलाता है रिटर्न। ठीक है, फंक्शन आउटपुट आपको बदले में वापस कर देता है, उसको प्रिंट नहीं करेगा, प्रिंट आपको बाहर करवाना है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम बोलते हो सर ऐसा क्यों करे? फॉर एग्जाम्पल ये रिटर्न डेटा मुझे 6 दे रहा है, अब इस 6 को मैंने पास करना था किसी परसेंटेज के फंक्शन में, या इसमें मैंने डिवाइड करना था 6 से। ठीक है, मैंने कहा कि भाई मुझे रिटर्न डेटा के अंदर जो 6 आ रहा है उसे डिवाइड करना है 100 से। किससे डिवाइड करना है? मुझे फर्दर कैलकुलेशन करनी थी, और वो कैलकुलेशन मैं इसमें नहीं करना चाह रहा था, फंक्शन में बाहर निकाल के करना चाह रहा था वैल्यू को, तो फिर इसलिए मैं फंक्शन से रिटर्न करवाता हूं। अगर आपको फंक्शन का आउटपुट बाहर निकाल के फर्दर यूज नहीं करना तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसे उसी में प्रिंट करा दो। क्या करा दोगे? उसी में प्रिंट। लेकिन अगर आपको फंक्शन जो आउटपुट आपको दे रहा है बना के, उसे फंक्शन से बाहर निकाल के फर्दर उस पर कोई कैलकुलेशन करनी है, फर्दर उसे आगे यूज करना है, उसमें कुछ प्लस करना है, डिवाइड करना है, कुछ करना है, तो आप फिर रिटर्न करोगे उस आउटपुट को फंक्शन से। बात समझ आ गई? अब देखो जैसे रिटर्न डेटा 100 किया और इसे कंसोल डॉट लॉग में डालूंगा तो आप देखो कि मैं फर्दर कैलकुलेशन अपने फंक्शन के आउटपुट पे कर पा रहा हूं बाहर, जबकि मैं सिंपल कंसोल लॉग कर रहा था तो मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा था, यानी कि वॉइड था, कुछ भी बदले में नहीं मिल रहा था। तो ये आपके पास कहलाती है रिटर्न स्टेटमेंट। बात समझ आ गई सबको? ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन हो गया रियूजेबल कोड, और इस तरह से हम इसे कॉल वगैरह करवा सकते हैं और रिटर्न। ठीक है, इसको आप कह सकते हो रिटर्न फंक्शन। अच्छा, अब एरो फंक्शन कैसे बनता है? एरो फंक्शन भी सिमिलर होता है, बस उस पर होस्टिंग का थोड़ा मसला होता है, लेकिन आप एरो फंक्शन बनाओ आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन रिएक्ट के अंदर जो स्टैंडर्ड है वो एरो फंक्शन बनाने का है। अब एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं? एरो फंक्शन आपके पास एक वेरिएबल होता है। क्या होता है? एक वेरिएबल होता है। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में दिखाऊं तो एरो फंक्शन कहते हैं आप राउंड ब्रैकेट डालते हो, इक्वल्स टू ग्रेटर देन का साइन और कर्ली ब्रैकेट, ये कहलाता है एरो फंक्शन। क्या कहलाता है? अब देखो ये राउंड राउंड ब्रैकेट बनाते हुए राउंड ब्रैकेट यहाँ थे एरो फंक्शन में भी है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट थे, ये इसमें भी है। इसका मतलब है पैरामीटर्स किस में डिफाइन कर दोगे? इस राउंड ब्रैकेट के अंदर, और बॉडी का कोड किस में डिफाइन करोगे? इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। पैरामीटर्स इसमें और बॉडी का कोड कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब इसका कोई आइडेंटिफायर नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, और इससे पीछे मैं फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगा सकता क्योंकि ये एक एरो फंक्शन है। फंक्शन का कीवर्ड लगाऊंगा तो मुझे इसी तरह बनाना पड़ेगा, फिर मैं एरो यूज कर सकता। तो इसको मैं स्टोर कर दूंगा ये वेरिएबल में। वेरिएबल में कैसे स्टोर करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। भाई एक वेरिएबल बना लिया मैंने गेट डेटा नाम से, और उसके अंदर असाइन कर दिया, ये बन गया एरो फंक्शन। बात समझ आ गई? इसमें भी आप वैसे ही पैरेंथेसिस पास करोगे, पैरामीटर्स पास करोगे, और इसकी बॉडी में आप कोड लिखोगे। ये क्या बन गया? एरो फंक्शन। मतलब कि आप एक फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कर देते हो और इसमें आप एक्चुअल में फंक्शन डिफाइन करते हो। ध्यान है? तो एक तरीका है बस फंक्शन बनाने का, इसके अंदर कोई ऐसी तोप चीज नहीं है कि आपके पास इसमें हो रही हो और उसमें ना हो रही हो। ठीक है, बस ये एक स्टैंडर्ड है, एक फैट एरो फंक्शन है।
ठीक है, तो जो काम आप इस फंक्शन से कर पा रहे हो, इसी तरह आप इस फंक्शन से कर सकते हो। इसको भी आप सिमिलरली कॉल करोगे, गेट डेटा और राउंड ब्रैकेट लगाओगे आपके पास फंक्शन कॉल। तो देखो ये इसकी डेटा टाइप क्या आ रही है, रिटर्न टाइप वॉइड, यानी कि बदले में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। डन है। अहमद खड़े हो? हाँ। अहमद इन सबको एक्सप्लेन करो, रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं। मैंने पीएचपी में पढ़ाए थे। मुजम्मिल, भूल गए? अच्छा चलो, छोड़ो, फिर तुम्हें नहीं आ रहे, इनको क्या आएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपके पास एरो फंक्शन कहलाता है, ये नॉर्मल फंक्शन कहलाता है, और इस तरह से आप इसे कॉल कर सकते हो। अब बात करते हैं मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट पे। किस पे बात करते हैं? मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट पे। एक एग्जांपल बनाते हैं, ये पूरा कोड मिटा दूं या एक अलग फाइल बना लेते हैं हम लोग। अ, मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई है मैथ डॉट जेएस करके। किस नाम से? मैथ डॉट जेएस करके। मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, और उस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया है ऐड। क्या रख दिया? ऐड रख दिया सर। ऐड रखने के बाद मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। ये फंक्शन मुझसे बदले में क्या लेगा? एक ए लेगा और एक बी लेगा। अब इस दफा पैरामीटर्स का नाम क्या रख दिया मैंने? ए एंड बी। मैंने कहा रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो? ए प्लस बी। वही सिमिलर काम किया जो अभी किया। ठीक है। अब आउटपुट बाहर मिलेगा जब कॉल कर रहा हूँ, वहां मिलेगा जहां कॉल करूंगा। यहां पर मैं एक फाइल और बनाता हूँ मेन डॉट जेएस करके। क्या करके? अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो मैथ डॉट जेएस में फंक्शन बनाया है वो कॉल मेन डॉट जेएस में होना चाहिए। कैसे करोगे? कैसे करोगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। एक सेकेंड। हाँ भाई, कैसे करेंगे? इंपोर्ट। अब देखो, अगर, हाँ, अगर आप चाहते हो, सुनो, और ये सिर्फ फंक्शंस के साथ होता है, ठीक है, आप ऐसे नहीं कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप सिर्फ जो ना, ये काम जो ना, आप फंक्शंस के साथ कर सकते हो। अगर आपने किसी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया, सिर्फ फंक्शन की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि वेरिएबल भी इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन क्रिएट किया है और आप चाहते हो उस फंक्शन को आप कहीं और इस्तेमाल करना चाहते हो, कहीं और यूज करना चाहते हो किसी और फाइल में, यहाँ पे तो यूज कर लोगे, या मैथ डॉट जेएस में नीचे कॉल लगाओगे इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन आप मेन डॉट जेएस में कॉल करोगे तो मेन डॉट जेएस कहेगा भाई ऐड क्या, बनाया हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो सेपरेट फाइल है। अगर आप चाहते हो आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस का कोड डिफरेंट फाइल्स में एग्जीक्यूट करना चाहो और उन्हें आपने वहां लिखना भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास यूज होती है मॉड्यूल जेएस। क्या यूज होती है? इसे हम कहते हैं मॉड्यूल जेएस। ठीक है। बेसिकली मॉड्यूल कहते हैं सिंपल जावास्क्रिप्ट की फाइल को। क्या कहते हैं? जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को। जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, किसी और फाइल का कोड किसी और फाइल में यूज करना है। कोड का मतलब फंक्शन। फिर से, ये सिर्फ काम किसके साथ हो सकता है? फंक्शंस के साथ हो सकता है। भाई एक फंक्शन आपने बनाया किसी और फाइल में, उसे किसी और फाइल में यूज करना है, किसी और कंपोनेंट में यूज करना है, तो आप वहां पर मॉड्यूल जेएस का यूज कर रहे हो। तो किसका यूज कर रहे हो? तो मॉड्यूल जेएस का। आप क्या करोगे? देखो, अगर मुझे दुबई में कोई चीज चाहिए पाकिस्तान से, दुबई में मुझे कोई चीज चाहिए पाकिस्तान से, तो मैं वो चीज यहाँ से पहले एक्सपोर्ट करूंगा और दुबई में इंपोर्ट करूंगा। पहले चीज एक्सपोर्ट होगी, वहीं में इंपोर्ट होगी। ठीक है। इसी तरह जब तक ये फंक्शन यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होगा तो मेन डॉट जेएस में इंपोर्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। अब एक्सपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना होता है? अपने फंक्शन से पहले, जो आपने फंक्शन बनाया है जिसको आप चाहते हो कहीं और यूज करना, उससे पहले आपने एक कीवर्ड लिखना है एक्सपोर्ट। क्या लिखना है? भाई जावास्क्रिप्ट को कह रहे हो फंक्शन बनाओ ऐड का, लेकिन इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दो, मतलब कि इसको ग्लोबली दे दो सब फाइल्स को, कि सारी फाइल्स इसको यूज कर सकें। अब यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, अब एक्सपोर्ट हो गया रास्ते में, अब इसे इंपोर्ट कैसे करोगे मेन डॉट जेएस में? ये सवाल आता है। अच्छा चलो, कॉल कैसे करेंगे? ऐड लगाएंगे और यहाँ पर कॉल लगा दी। कॉल लगाते हुए दो नंबर्स भी लेगा, 2, 3, और ये रिटर्न हो रहा है तो इसको कंसोल डॉट लॉग में भी लिखूंगा। किस में लिखूंगा? ताकि आउटपुट मेरा क्या हो जाए? प्रिंट हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब इन फाइल्स को मुझे एचटीएमएल में चलाना भी पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इस एचटीएमएल फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दोबारा बना लेता हूँ। मुझे मेन डॉट जेएस को लिंक करना है अपनी एचटीएमएल के साथ। किसके साथ? एचटीएमएल के साथ। तो आपको पता है स्क्रिप्ट का टैग लगता है, किसका टैग लगता है? स्क्रिप्ट का टैग लगता है। ठीक है, और इसमें आप लगाते हो सोर्स। क्या लगाते हो? मेन डॉट जेएस। लगा दी सर। ठीक है, मैंने लिंक कर दिया किसको? यानी कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रन कर दूंगा तो कौन सा कोड चलेगा? जो मेन डॉट जेएस में रखा हुआ है। अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को रन करते हैं, वैसे तो रन हुई भी, चेक कर लेते हैं। तो आपको कह रहा है ऐड इज नॉट
डिफाइंड कि भाई आपने एक्सपोर्ट तो कराया था, इंपोर्ट भी तो कराओ। यहाँ इंपोर्ट कराओगे पहले सबसे टॉप पर। अब इंपोर्ट कराने का क्या तरीका है, किसी फंक्शन को किसी और जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर इंपोर्ट कैसे कराओगे, आप यहाँ लिखोगे इंपोर्ट। क्या लिखोगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद आप यहाँ लगाओगे कर्ली ब्रैकेट्स। क्या लगाओगे, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप उस फंक्शन का नाम लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखोगे जिसे आप इंपोर्ट कराना चाहते हो। हमारे फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। यहाँ लिखा मैंने ऐड। अब देखो ये सजेशन आ रही है, आप इस पे एंटर करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा सेंटेंस बताने चाह रहा हूं। मैंने क्या लिखा, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में ऐड, और ऐड के बाद मैंने लिखना है फ्रॉम, यानी कहां से इंपोर्ट कराओ। कहां से, मैथ डॉट जीएस से। फंक्शन का रखा हुआ है, मैंने इंपोर्ट कराना है मैथ डॉट जीएस से, पाकिस्तान से इंपोर्ट कराना है। अब फ्रॉम के बाद आप यहाँ पर सिंगल कोटेशन लगाओगे। क्या लगाओगे, और फिर डॉट स्लैश करोगे ना, तो आपको मैथ की फाइल मिल जाएगी। मिल रही है, यहाँ पाथ देना है बेसिकली, मैथ की फाइल का पाथ के कौन सी फाइल से इंपोर्ट करा रहे हो। ठीक है, मैथ डॉट जीएस। डन हो गया। मैंने कहा ऐड इंपोर्ट करो किसको, ऐड के फंक्शन को फ्रॉम किस में से, मैथ डॉट जेएस की फाइल से, किसमें, मेन डॉट जेएस में। ठीक है, आओ अब चेक करते हैं कि हमारे पास ये काम कर रहा है। सर अभी भी काम नहीं कर रहा, अब क्या करें। अब कह रहे कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ। अब जावास्क्रिप्ट में ना दो ही आपके पास होती है, एक सिंपल जावास्क्रिप्ट होती है, एक मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट होती है। हम जो नॉर्मली लिख रहे होते हैं, कोर्स पढ़ते हैं, वो सिंपल जावास्क्रिप्ट होती है। उसमें हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज नहीं कर रहे होते, हम सीधा सीधा उसी फाइल में लिखते हैं जिसको लिंक किया हुआ है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट कहता है कि जब आप एक ऐसी फाइल लिंक कर रहे हो एचटीएमएल के साथ, या ऐसी फाइल ब्राउजर पे रन कर रहे हो जिसमें आपने मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट का यूज किया हुआ है, यानी मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट का सिंपल मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपने स्क्रिप्ट के टैग में जहां सोर्स दिए वहां पर आप एक और एट्रीब्यूट दोगे जिसका नाम होगा टाइप। क्या एट्रीब्यूट होगा, टाइप। और उसका आप जो क्या नाम है वैल्यू रखोगे, वो रखोगे मॉड्यूल। क्या रखोगे, कि भाई जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट टैग को ही तो बता रहा हूँ कि आपने लिंक किसको करना है, मेन डॉट जेएस को, लेकिन ये मेन डॉट जेएस एक मॉड्यूल फाइल है। क्या है, अब यहाँ पर आओ रिफ्रेश करो, अब सर एक और एरर आ गया। अब आपको क्या कह रहा है कि मेन डॉट जेएस फ्रॉम ओरिजिन नल हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी। ठीक है, कॉर्स पॉलिसी अगली क्लास में डिटेल में समझाऊंगा। बस इतना समझ लो कि आपके पास जो मॉड्यूल जेएस होती है वो बिना सर्वर के रन नहीं होती। मॉड्यूल जेएस बिना सर्वर के रन नहीं होती, क्योंकि मैं इसे लोकली रन कर रहा हूं, किसी सर्वर पर रन नहीं कर रहा। अब सर्वर पे रन कैसे कर सकते हैं, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या करता है, आपकी आईपी पे उस फाइल को रन करके देता है। ऐसा ही है भाई। तो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन सबने देखी होगी, एक्सटेंशन में जाके डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आता है आपके पास गो लाइव। ठीक है, तो अब आप जो एचटीएमएल की फाइल है जिसमें आपने मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट कर रखा है या लगा रखा है, तो वो आप डायरेक्टली नहीं चला सकते, उसको आपने एक सर्वर पे चलाना है, और सर्वर के लिए आप लाइव करोगे। क्या लगोगे, गो लाइव पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये फाइल एग्जीक्यूट होगी। अब देखते हैं कंसोल के अंदर आए, क्या आ गया, फाइव आ गया। इसका मतलब है कि मैंने क्या किया, मैंने एक मैथ डॉट जेएस की फाइल बनाई थी, उसमें से मैंने एक फंक्शन बनाया था जो मुझे रिटर्न करता है ए प्लस बी। ए प्लस बी में मैंने क्या रखा था, टू और थ्री। टू और थ्री आके ए में स्टोर हुआ, थ्री स्टोर हुआ बी में, दोनों प्लस हुए और फंक्शन को रिटर्न होगा। और उस फंक्शन को मैंने ऐसे कर दिया एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट कहाँ कर लिया, मैंने इंपोर्ट करा, मैंने कहा इंपोर्ट करो ऐड को किस में से, मैथ डॉट जीएस में से, और फिर उसे चला दो, फंक्शन को यहाँ कॉल कर लिया। इंपोर्ट करने का मतलब है कि वो कोड यहाँ पर यूज हो सकता है, और ये स्पेसिफिकली फंक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फंक्शन की। आप ऐसे ही नहीं कि आपने इफ कंडीशन लगाई उसे एक्सपोर्ट कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई कोड, किसी फाइल का कोड किसी और फाइल में चाहिए, तो आप उसका फंक्शन बना दोगे। क्या बना दोगे, फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब ये हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर सीख लिया। ठीक है, अब यहाँ कुछ चीजें, ये जो कर्ली ब्रैकेट लगाए, कहीं कहीं आप रिएक्ट में देखोगे यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगे होंगे। कहीं कहीं आप रिएक्ट में देखोगे, कभी आप देखोगे कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं, कभी आप देखो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगे हुए। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसकी कर्ली ब्रैकेट हटाई, कोई एरर तो नहीं दे रहा, लेकिन जब मैं जावास्क्रिप्ट में आऊंगा तो ये क्या कह रहा है, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल मैथ डॉट जेएस डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। जब आपको इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट करते हुए आपकी इंपोर्ट की स्टेटमेंट ये कहती है कि भाई अगर आपने जो फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हो उसको कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं लिखा, इसका मतलब है वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ हुआ है। क्या हुआ है, और आपने यहाँ पर इसे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, तो आप एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पर डिफॉल्ट भी लगाओगे। यानी कि अगर इंपोर्ट करते हुए आपको कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाने, तो फिर आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करोगे फंक्शन को। क्या करोगे, और अगर डिफॉल्ट नहीं लगाओगे तो कर्ली ब्रैकेट्स इंपोर्ट करते हुए लगाओगे। यहाँ पर बात समझ आ गई। अच्छा सर आपने कहा ये तो नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन हम रिएक्ट में ज्यादातर एरो फंक्शन बनाते हैं।
अब एरो फंक्शन बना देते हैं इसको। एरो फंक्शन के लिए आपको पता है फंक्शन का कीवर्ड नहीं आता, ये जो फंक्शन है आपके पास, ये जो वेरिएबल नेम होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? या एक काम करते हैं, मिटाते हैं इसको, एक वेरिएबल बनाता हूं मैं ऐड नाम से सिमिलर, ठीक है, और उसे असाइन करता हूँ एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कैसे बनता है? राउंड ब्रैकेट, एरो और कर्ली ब्रैकेट, ऐसा ही है, ठीक है। ये बन गया एरो फंक्शन। इसमें हमने दो पैरामीटर्स रखने ए और बी, और रिटर्न करना है क्या? ए प्लस बी। डन हो गया, ठीक है। ये होने के बाद अब इसको एक्सपोर्ट करना है, तो आप बोलोगे सर इससे पीछे एक्सपोर्ट लिख दें। अब यहाँ पर आप जैसे एक्सपोर्ट लिखोगे तो यहाँ पर आओगे, अभी भी क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। आप सिंपल जो फंक्शन होता है ना उसके पीछे एक्सपोर्ट लगा सकते हो। किसके पीछे? जो फंक्शन की कीवर्ड से फंक्शन बनाया जाता है उसके पीछे आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा सकते हो, लेकिन एरो फंक्शन के पीछे। अब ये समझो कि एरो फंक्शन कैसे एक्सपोर्ट होगा, कैसे होगा भाई? हाँ, हम इसको अलग से लिखते हैं। अगर एरो फंक्शन बनाओगे तो इसको अलग से लिखोगे, फंक्शन के पीछे एक्सपोर्ट नहीं लगाओगे। अगर फंक्शन की कीवर्ड से बनाओगे फंक्शन तो फिर यहाँ लिखोगे एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। लेकिन अगर एरो फंक्शन बनाया है तो आपका जहाँ फंक्शन खत्म हो गया है उसके बाद आपने आना है नीचे, और यहाँ लिखोगे आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और अपने फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है? ऐड। यहाँ मैंने ऐड लिख दिया। अच्छा, यहाँ राउंड ब्रैकेट नहीं डालने, सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्या आ गया? 5 मिल गया। यानी कि एरो फंक्शन बनाओगे तो उसे अलग से लाइन में एक्सपोर्ट करोगे, और अगर कीवर्ड का फंक्शन बनाओगे, फंक्शन की कीवर्ड से फंक्शन बनाओगे तो उसके पीछे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखोगे। बात समझ आ गई? पक्की बात है। ये क्या कहलाती है आपके पास? मॉड्यूल जेएस कहलाती है। इसको रिपीट करना, इसको जाके सही से पढ़ना। एक दफा में नहीं आएगा, क्योंकि जिन्होंने पहली दफा सुना है तो उनको थोड़ा जब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे फिर आएगा, ठीक है। कोई भी फाइल के अंदर से कोई भी फंक्शन एक्सपोर्ट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, एरो फंक्शन। और फंक्शन की कीवर्ड से कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन के पहले लगाएंगे, ठीक है। और फिर हम इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना? कहीं पर भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, और फिर उसे यूज भी कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट रिएक्ट में यूज होता है, तो आपने ये पढ़ना है, इसलिए मैंने अलग से करके दिखा दिया, डायरेक्ट रिएक्ट में करके नहीं दिखाया, है ना? ठीक है, तो ये सबने प्रैक्टिस करना है घर जाके, लाजमी। किसी का कोई सवाल?